हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर। ये मेरा दूसरा लेक्चर वीडियो है ऑन द सब्जेक्ट पर्सनल फाइनेंस। एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय सेकंड लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में बताती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए थे। तो पिछले लेक्चर में मैं आपको बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं बीबीए एमबीए में, तो आपको लास्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है ना। उसमें आपके सामने जो मेजर स्पेशलाइजेशन आते हैं वो कौन कौन से आते हैं, एचआर, मार्केटिंग और तीसरा क्या है, फाइनेंस। बाकी और भी होते हैं, आईटी, आईबी, रूरल मैनेजमेंट और कई होते हैं। बट मेन क्या होता है, मेन होता है आपका मार्केटिंग, एचआर एंड फाइनेंस। ये तीन मेन स्पेशलाइजेशन होते हैं। ठीक है। तो वही जो फाइनेंस है उसी के बारे में हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में समझा। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है वो समझा, क्या जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग की और उसका प्रोसेस क्या है ये समझा। बट वो लेक्चर काफी लेंथी हो गया था, 30 मिनट का हो गया था, तो हम इतना ही टॉपिक लास्ट लेक्चर में कवर कर पाए थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रैटेजीज, पर्सनल फाइनेंस क्या होता है ये समझेंगे, इसकी स्ट्रैटेजी समझेंगे एंड फाइनेंशियल प्लानर कौन होता है ये समझेंगे। तो ये सारे टॉपिक हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और एक सजेशन भी देना चाहूंगी कि इस लेक्चर को देखने से पहले ना पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक आपको फाइनेंस नहीं पता है, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं पता है, तब तक फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रेटेजी कैसे समझ में आएगी। ठीक है। तो इसीलिए पहले फाइनेंस समझ लीजिए। चलिए शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए फाइनेंस क्या है। फाइनेंस एक बेसिकली ब्रॉड टर्म है जिसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं विच इज रिलेटेड विद बैंकिंग, which is related with debt, which is related with capital market, which is related with money market, which is related with investment, insurance, mutual fund। बेसिकली ये सारी एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी मतलब फाइनेंस के अंदर ये सारी एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज जो बैंकिंग से रिलेटेड हो, डेब्ट से रिलेटेड हो, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन सब से रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है वो सब आती है फाइनेंस के अंदर। फाइनेंस इज अबाउट मनी मैनेजमेंट। पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, पैसे को कैसे सेव किया जाए, ग्रो किया जाए, मनी को कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए, ये सब होता है फाइनेंस में। ये सब हम पढ़ते हैं फाइनेंस में। ठीक है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, जब हम जितने भी मनी रिलेटेड मैटर है, मनी मैनेजमेंट है, ठीक है, मनी रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब के रिगार्डिंग जब प्लानिंग करते हैं, ताकि हम जो भी हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं हम उसको अचीव कर सके। बीइंग एन इंडिविजुअल या बीइंग अ कॉर्पोरेट, जो भी फाइनेंशियल गोल है वो अगर अचीव कर सके तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, प्लानिंग करने की जरूरत है ना। तो वही होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अब सवाल ये आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज। तो यहाँ पे चार बेसिक स्ट्रैटेजीज है फाइनेंशियल प्लानिंग की। चार बेसिक स्ट्रैटेजीज है फाइनेंशियल प्लानिंग की। सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल प्लानिंग की, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। पहली जो फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रैटेजी है वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। देखिए रिस्क मतलब क्या होता है, व्हाट इज रिस्क। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है। रिस्क मतलब क्या है, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, यानी लॉस होने की जो संभावना है, दैट इज कॉल्ड रिस्क। ठीक है। तो अब बताइए, कोई चाहेगा बीइंग एन इंडिविजुअल या बीइंग अ कॉर्पोरेट, कोई भी चाहेगा कि उसका लॉस हो या रिस्क हो। ठीक है। लॉस होने की संभावना हो, कोई भी चाहेगा, नहीं चाहेगा ना। तो हमेशा कोशिश होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि रिस्क मैनेजमेंट किया जाए। ये एक स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है कि रिस्क मैनेजमेंट किया जाए, यानी मिनिमाइज किया जाए रिस्क को। क्या किया जाए, ये जो रिस्क है ना इसको क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाया जाए ताकि रिस्क क्या हो, मिनिमम हो, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस क्या हो, मिनिमम हो। और रिस्क मिनिमम कब होगा, जब हेल्थ, इसीलिए बहुत सारे इंश्योरेंस हैं। ठीक है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया जा सकता है, लाइफ कवर लिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट कवर लिया जाता है, इनकम प्रोटेक्शन लिया जाता है। ठीक है। ताकि जितने भी एसेट्स वगैरह है वो सिक्योर है। तो ये इस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। मिनिमाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन फाइनेंस। फाइनेंस में जो भी रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जाता है रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक। जैसे वही मैंने बताया ना, हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है। देखिए मेडिकल के खर्चे इतने ज्यादा होते हैं कि एक बार में पूरी सेविंग्स खत्म हो सकती है, तो इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना, अपने एसेट्स जो है जैसे मकान का इंश्योरेंस कराना, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना, तो ये सब क्या है, रिस्क मैनेजमेंट के तरीके हैं। ठीक है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है, दूसरी स्ट्रेटेजी है प्रॉपर एसेट एलोकेशन। प्रॉपर एसेट एलोकेशन, इसका मतलब क्या है, एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर एसेट्स। ठीक है।
देखिए एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे सपोज करिए 100 रुपए हैं, तो क्या हमें 100 के 100 रुपए किसी एक एसेट में डाल देना चाहिए? हमें 100 के 100 रुपए की क्या एफडी करा देनी चाहिए? या पूरे 100 रुपए हमें क्या बॉन्ड ले लेना चाहिए, या कोई एक्स कंपनी के शेयर ले लेने चाहिए? नहीं। तो वही है प्रॉपर एसेट एलोकेशन, यानी अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो इसको प्रॉपरली डिफरेंट एसेट्स में क्या किया जाए, एलोकेट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, तो यही है दूसरी स्ट्रेटजी फाइनेंशियल प्लानिंग की, कि प्रॉपर एसेट एलोकेशन। अगर आपके पास 100 रुपए है तो इसको प्रॉपरली इस 100 रुपए पे को डिफरेंट एसेट में क्या किया जाए, एलोकेट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इक्विटी में, डेब्ट में, म्यूचुअल फंड में, कॉमर्शियल पेपर में, गोल्ड में, ठीक है, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। ठीक है, और इसी में एक रूल, एक थंब रूल भी है, बहुत इंटरेस्टिंग थंब रूल है। वो क्या कहता है कि जितनी आपकी एज है, ठीक है, उतना परसेंट आपको कितने में इन्वेस्ट करना चाहिए, उतना परसेंट आपको डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है, एक थंब रूल है कि जितनी आपकी एज है उतना परसेंट आपको डेब्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, 100 रुपए मुझे इन्वेस्ट करने हैं, और अगर मेरी एज 30 ईयर है, तो यानी मुझे 100 रुपए का 30% जो है वो डेब्ट में यानी बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिक्स इनकम सिक्योरिटी में, और 70% मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, शेयर मार्केट में। और अगर मेरी उम्र 40 साल है, जो है एक्चुअली मेरी, ठीक है, अगर 40 साल है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 40% डेब्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड बचा हुआ जो 60% है ये मुझे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये एक थंब रूल है। ठीक है, वैसे रूल ये वेरी करते हैं, बस एक है रूल, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तो ये एक रूल ऑफ थंब है कि ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दूसरी फाइनेंशियल प्लानिंग की स्ट्रेटेजी क्या है, प्रॉपर एसेट एलोकेशन। तीसरी जो स्ट्रेटेजी है दैट इज टैक्स कंसीडरेशन। टैक्स कंसीडरेशन इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर टैक्स प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर टैक्स प्लानिंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है टैक्स बर्डन क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा टैक्स बर्डन। वरना ऐसा ना हो कि कमाते तो बहुत है लेकिन पूरा का पूरा टैक्स में चला जा रहा है, ज्यादा है ज्यादा 70% 80% टैक्स में चला जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए टैक्स प्लानिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए ताकि टैक्स के बर्डन को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो ये तीसरी स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, स्टेट प्लानिंग। नेक्स्ट क्या है, स्टेट प्लानिंग। तो वो एसेट, अगर किसी इंडिविजुअल के स्टेट की बात करें तो स्टेट्स में, इंडिविजुअल के स्टेट्स में क्या क्या आता है, जैसे मकान हुआ, गाड़ी हुई, स्टॉक हुआ, कोई आर्ट वर्क है, लाइफ इंश्योरेंस है, पेंशन है, डेब्ट है। ठीक है, ये सब आता है स्टेट में। ठीक है, तो इंडिविजुअल को अपने स्टेट के रिगार्डिंग भी प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, स्टेट के रिगार्डिंग, जैसे अगर मकान है, पुश्तैनी मकान है, तो हमारे बाद वो मकान किसको जाएगा? ठीक है, तो इससे फैमिली की वेल्थ क्या रहेगी, प्रिजर्व रहेगी। ठीक, और अगर सपोज करिए कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो भी, तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की कुछ मतलब नहीं रहता है, तो जो सर्वाइविंग स्पाउस है या जो बच्चे हैं उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट हो। तो ये सब होता है स्टेट प्लानिंग में। आगे अगर ग्रैंड चिल्ड्रन या बच्चों की एजुकेशन के लिए फंडिंग करनी है तो वो भी आता है स्टेट प्लानिंग में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की ये चौथी स्ट्रैटेजी है, स्टेट प्लानिंग, जिसमें हम अपनी गाड़ी, मकान, स्टॉक, या कोई आर्ट वर्क है, या लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, इन बड़ी बड़ी चीजों के लिए हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। इससे क्या होता है कि फैमिली की जो वेल्थ है वो प्रिजर्व रहती है। ठीक, तो ये 4 स्ट्रेटजीज हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की। पर्सनल फाइनेंस, ठीक, तो फाइनेंस क्या होता है ये तो मैंने बता दिया। फाइनेंस इज ऑल अबाउट मनी, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, पैसे को इफेक्टिवली कैसे यूज करें। ठीक है, पहले तो हाउ टू ऑब्टेन मनी, पैसा पैसा कैसे ऑब्टेन करें, अगर पैसे की जरूरत है तो वो कहां कहां से अरेंज हो सकता है, एंड फिर उसको इफेक्टिवली यूज कैसे करें। किसी कंपनी के केस में भी, किसी कॉर्पोरेट के केस में भी, और इंडिविजुअल के केस में भी कैसे मनी को इफेक्टिवली यूज करें, ये सारी चीजें आती हैं फाइनेंस में। ठीक है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं पर्सनल फाइनेंस की। ठीक है, तो पर्सनल आ गया वर्ड, इसका मतलब क्या है, ये है इसका मतलब, इसीलिए मैंने रेड से हाईलाइट किया है। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल या हाउस होल्ड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस मतलब क्या है, पर्सनल फाइनेंस मतलब किसी इंडिविजुअल की या किसी के हाउस होल्ड के जब फाइनेंस की बात करें, उसके मनी मैनेजमेंट की बात करें, तो ये पर्सनल फाइनेंस का पार्ट होता है। ठीक है, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में कि फाइनेंस के 3 मेजर पार्ट हैं, एक पब्लिक फाइनेंस, एक पर्सनल फाइनेंस और एक कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक, तो हम यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पर्सनल फाइनेंस मतलब इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, मनी मैनेजमेंट है, उसके बारे में जब बात की जाए तो दैट इज पर्सनल फाइनेंस। तो पर्सनल फाइनेंस क्या कवर करता है, मैनेजिंग योर मनी एज वेल एज सेविंग एज वेल एज इन्वेस्टमेंट,
यानी जो सेविंग्स है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं एंड जो मनी है, उन सबको मैनेज करना पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है। पर्सनल फाइनेंस के अंदर आता है बजटिंग, आता है बैंकिंग, आता है इंश्योरेंस है, मॉर्गेज यानी गिरवी रखना, इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स एंड स्टेट प्लानिंग, ये सब पर्सनल फाइनेंस में आता है। देखिए इंडिविजुअल, कोई इंडिविजुअल है, उसे ये सारी चीजें मैनेज करनी होती है ना, उसे बजटिंग भी करनी होती है, बैंकिंग ऑपरेशन भी हम यूज करते हैं, इंश्योरेंस भी होता है, मॉर्गेज भी करते हैं कभी कभार अगर जरूरत पड़े तो, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग भी करनी होती है, हमें टैक्स प्लानिंग करनी होती है, स्टेट प्लानिंग करनी होती है। तो ये सारी मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो दीज ऑल कम्स अंडर पर्सनल फाइनेंस, ये पर्सनल फाइनेंस के अंदर में आता है। पर्सनल फाइनेंस में बेसिकली वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं। पर्सनल फाइनेंस की बात करें तो इसके अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, किसको? इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड को वो सारी इंडस्ट्रीज जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं वो पर्सनल फाइनेंस के अंदर आती हैं, ठीक है। एंड वो सारी इंडस्ट्रीज जो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड को एडवाइस करती हैं अबाउट द फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, कि क्या मतलब इन्वेस्टमेंट की क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में जो एडवाइस करती हैं, वो सारी इंडस्ट्री पर्सनल फाइनेंस के अंदर आती है। पर्सन जो होता है, जो इंडिविजुअल होता है, उसे एक्सप्लोर करना होता है अमंग द वेरियस पर्सनल फाइनेंशियल ऑप्शन। बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस के ऑप्शंस होते हैं, उनके बीच में इंडिविजुअल को एक्सप्लोर करना होता है कि कौन सा अच्छा ऑप्शन है जिससे मेरे फाइनेंशियल जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो पाए, ठीक है। तो दिस इज पर्सनल फाइनेंस। अब हम बात करें कि पर्सनल फाइनेंस की स्ट्रैटेजीज क्या क्या है। पर्सनल फाइनेंस की अगर मैं स्ट्रैटेजीज की बात करूं तो सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है पर्सनल फाइनेंस की, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। सबसे पहली स्ट्रैटेजी क्या है? बजट बनाना। फॉर्मुलेशन देखिए यहाँ पे लिखा है फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। तो बजट तो हम जानते हैं क्या होता है। बजट क्या होता है? बजट इज द प्लानिंग। बजट बेसिकली प्लानिंग है। फाइनेंशियल टर्म में जब हम प्लानिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड बजट। यही तो बजट है। बजट पे बेसिकली हम डिसाइड करते हैं, बजट, BUDGET। वैसे बजट पे मेरा एक सेपरेट वीडियो है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां मैंने पढ़ाया वहां पे बजट के बारे में बात की है। तो बजट में बेसिकली डिसाइड किया जाता है कि हाउ मच वी हैव टू स्पेंड, कितना हमें खर्चा करना है, स्पेंड, एंड कितनी हमारी इनकम है। पहले सारी इनकम लिखी जाती है कि कितनी हमारी इनकम है, पूरे महीने में कितना पैसा इन हो रहा है, फिर उसके बाद क्या क्या हमारे खर्चे हैं। तो वो सारी चीजें मतलब लिस्ट आउट की जाती हैं बजट में। और फिर वहां पे देखा जाता है कि सरप्लस है कि डिफिसिट है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो बेसिकली ये सबसे पहली स्ट्रेटजी है फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस की, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। बजट में, बजट बेसिकली क्या है? प्लानिंग इन फाइनेंशियल टर्म। इसमें प्लानिंग की जाती है, अपनी जितनी भी इनकम है एंड जितने भी खर्चे हैं इनको लिस्ट आउट किया जाता है, देखा जाता है, और उसके बेसिस पे फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लानिंग की जाती है फाइनेंशियल टर्म में। दिस इज कॉल्ड बजट। एंड सबसे पहली स्ट्रेटजी यही है कि फॉर्मुलेशन ऑफ बजट, बजट बनाया जाता है पर्सनल फाइनेंस में। इसीलिए बहुत सारी हाउसवाइफ जिन्हें महीने का जैसे कुछ घर चलाने के लिए कुछ खर्चा मिलता है तो वो क्या करती हैं? वो भी तो बजट बनाती हैं कि 10,000 रुपए उन्हें घर चलाने के लिए खर्चा मिला है, अब 10,000 में उन्हें पूरा महीना चलाना है, तो वो बजट बनाती है, ठीक है। दूसरा जो स्ट्रैटेजी है दैट इज क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। दूसरी स्ट्रैटेजी है पर्सनल फाइनेंस की कि हमें एक इंडिविजुअल को इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए हम कुछ अमाउंट सेव करते जाएं, सेव करते जाएं, और एक इमरजेंसी फंड हमारे पास होना चाहिए। इसका फायदा क्या है कि अगर आगे चल के भगवान न करे कोई अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आ जाए, कुछ मेडिकल इशू आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, तो कम से कम इस इमरजेंसी फंड को यूज किया जा सके। तो ये पर्सनल फाइनेंस की दूसरी स्ट्रेटजी है। और इवन एक रूल ऑफ थंब है कि हमें हमेशा 6 मंथ का हमारा जो खर्चा है, अगर कोई घर है उसका खर्चा, उस घर को चलाने का खर्चा 6 महीने का, सपोज कर लीजिए 2 लाख रुपए, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है कि सपोज करिए कोई घर है उसको 6 महीने चलाने का खर्चा 2 लाख रुपए है, तो इतना हमेशा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए कि भगवान ना करे कभी जॉब चली जाए या कोई भी रीजन हो, फाइनेंशियल क्रंच आ जाए, तो कम से कम इतना हो कि 6 महीने घर चल सके, ठीक है। तो इसीलिए दूसरी पर्सनल फाइनेंस की स्ट्रेटजी क्या है? क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड। नेक्स्ट जो स्ट्रेटजी है दैट इज लिमिट योर डेप्ट। जो डेप्ट है, जो उधार है ना, वो लिमिट होनी चाहिए। मतलब हमारे ऊपर बहुत सारी EMI नहीं चलनी चाहिए। जितनी चादर है उतना पैर फैलाना चाहिए, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतने ही सामान खरीदने चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोन हमारे ऊपर चल रहे हैं, बहुत सारे डेप्ट है, बहुत ज्यादा कर्जा है, ठीक है। बट इसमें एक चीज और है, अगर हम डेप्ट ले रहे हैं फॉर बिल्डिंग सम एसेट, कुछ एसेट बनाने के लिए हम लोन ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो ये अच्छी बात है, तो ये सही बात है। लेकिन अगर हम लोन लेके अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड। हमेशा अपने डेप्ट को लिमिट में रखना चाहिए। तो ये तीसरी स्ट्रेटजी है। चौथी स्ट्रेटजी क्या है? यूज योर क्रेडिट कार्ड वाइजली। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड एक ट्रैप कहा जाता है, इट्स अ मेजर डेप्ट ट्रैप। ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, ये एक तरीके का डेप्ट
ट्रैप है, एक जाल है जिसमें फंस सकते हैं। क्योंकि ऐसे सपोज करिए हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हमें कोई चीज पसंद आई, बट अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मेरे अकाउंट में जितना पैसे होंगे मैं उतने का ही सामान खरीदूंगी। बट अगर क्रेडिट कार्ड है तो फिर पर्सन ज्यादा खर्चा कर सकता है और फिर बाद में पेमेंट तो करना ही है ना। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड को हमेशा वाइजली यूज करना चाहिए। तो ये चौथी स्ट्रेटजी है पर्सनल फाइनेंस की। नेक्स्ट क्या है, वन शुड ऑल्सो मॉनिटर क्रेडिट स्कोर, यानी इंडिविजुअल को अपना क्रेडिट स्कोर भी टाइम टू टाइम मॉनिटर करते रहना चाहिए। उसके लिए उसे टाइमली बिल पे करने चाहिए। जो क्रेडिट स्कोर है वो कहां से कहां तक होता है, वो 300 से 850 इसकी मतलब कैलकुलेट किया जाता है इनके बीच में। अगर 720 से आपकी ज्यादा है स्कोर, क्रेडिट स्कोर आपका 720 से ज्यादा है यानी आपका अच्छा क्रेडिट है। अगर 650 के आसपास आपका क्रेडिट स्कोर है यानी आपका एवरेज क्रेडिट स्कोर है। और अगर 600 से कम है आपका स्कोर तो मतलब पुअर क्रेडिट स्कोर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें अपने क्रेडिट स्कोर को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए, टाइमली बिल पेमेंट करनी चाहिए। और ये जो क्रेडिट स्कोर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट द टाइम ऑफ टेकिंग सम लोन। लोन लेते समय ये क्रेडिट स्कोर देखा जाता है। ठीक है, और इसी से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आप लोग मुझे, ये आज का क्विज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नेम एनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। इंडिया की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये क्रेडिट के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट इज प्लान योर रिटायरमेंट। नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है पर्सनल फाइनेंस की, दैट इज प्लान योर रिटायरमेंट। देखिए रिटायरमेंट, अभी तो हम, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं अभी 40 की हूं, ठीक है, हाथ पैर सब चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अर्निंग हो रही है, हर महीने कुछ इनकम आ रही है। लेकिन 60 के बाद क्या होगा, शायद ये अर्निंग इतनी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हमें अपने रिटायरमेंट के लिए हमेशा पहले से प्लान करना चाहिए। और जितना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा। किसका, कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बिजनेस मैथ्स में पढ़ा होगा ना कंपाउंडिंग का। तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट आप तभी उठा पाएंगे आप जितनी जल्दी अगर स्टार्ट करेंगे अपना रिटायरमेंट प्लान। ठीक है, कोई रिटायरमेंट प्लान ले सकते हैं, उसमें हर महीने जो भी अपनी सेविंग्स है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट आपको 60 के बाद, जब इतनी अर्निंग हमारी नहीं रहेगी, उसके बाद हमें उसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये 6 स्ट्रेटजीज हैं पर्सनल फाइनेंस की। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं सितंबर 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड सेकंड चैनल पूजा सिंह पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, सितंबर 2023 तक। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 750 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ। तो ये सब मैंने आपके लिए किया है, इसका फायदा जरूर उठाइएगा। ठीक है, एंड मेरे दोनों ही चैनल को अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी मेरे चैनल से रिलेटेड जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मैं डालती रहती हूँ। एंड प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमें बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, जो आज का क्विज है उसका सॉल्यूशन तो आपको बताना ही है, प्लस साथ में मेरा ये लेक्चर कैसा था वो भी बताइएगा। ठीक है, एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानर कौन होता है, फाइनेंशियल प्लानर कौन होता है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग तो हमने समझ लिया, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, बट प्लानर कौन होगा? प्लानर वो क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होगा। फाइनेंशियल प्लानर वो क्वालिफाइड, वो पढ़ा लिखा क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल होता है, जो हेल्प करता है अपने क्लाइंट की, बेसिकली इंडिविजुअल की या कॉर्पोरेट की हेल्प करता है, ताकि जो भी हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, उनको हम अचीव कर पाए। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास 10 साल बाद, 10 साल नहीं, लेते हैं एग्जाम्पल, मैं 40 साल की हूं, मैं रिटायरमेंट मेरी 60 पे है, यानी मुझे 20 साल बाद, एग्जाम्पल लेते हैं कि 20 साल बाद मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, एग्जाम्पल है ये, कि 20 साल बाद मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए। तो अगर जो फाइनेंशियल प्लानर होगा, फिर जैसे मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मुझे 20 साल बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है, तो जो फाइनेंशियल प्लानर होगा वो क्या करेगा, वो फिर इस फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को, इस मेरे फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रख के मेरे लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट मुझे प्रिस्क्राइब करेगा कि मुझे इस प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे जो पैसे हैं वो नेक्स्ट 20 ईयर्स में बढ़ करके 2 करोड़ हो जाएंगे। तो वो कौन होते हैं? वो फाइनेंशियल प्लानर होते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानर कौन होते हैं? ये वो क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को, कॉर्पोरेट को, ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल जो ऑब्जेक्टिव है उन्हें अचीव कर सकें। फाइनेंशियल प्लानर क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्लानर जो होता है अपने क्लाइंट का,
क्लाइंट इंडिविजुअल भी हो सकता है, जैसे हम लोग, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कॉर्पोरेट भी हो सकता है, ठीक है। उनका जो भी गोल है उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि रिस्क टॉलरेंस क्या है। रिस्क टॉलरेंस मतलब रिस्क लेने की क्षमता। जैसे मेरी तो क्षमता एकदम नहीं है, मैं 40 साल की हो चुकी हूँ, अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, ठीक है। तो बट अगर कोई 30 ईयर ओल्ड है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं रिस्क लेगा, वो तो ज्यादा रिस्क ले सकता है, बट मैं 40 की हूँ, अब मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती, ठीक है। तो क्लाइंट का रिस्क टॉलरेंस क्या है, वो कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है, वो लाइफ की किस स्टेज पे है, क्या वो पर्सन 40 ईयर का है, 50 ईयर का है या 60 ईयर का है, वो लाइफ की किस स्टेज में है। या अगर वो कॉर्पोरेट है, कोई कंपनी वगैरह है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेज में है, क्या वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रोइंग स्टेज पे है या मेच्योर है, एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के एक सुटेबल क्लास ऑफ इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करता है कौन, फाइनेंशियल प्लानर। फाइनेंशियल प्लानर क्या करता है, अपने क्लाइंट के लिए एक प्रोग्राम या कह लीजिए पोर्टफोलियो डिजाइन करता है। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। इसमें कई सिक्योरिटी का कलेक्शन होता है, या कह लीजिए उसे प्रोग्राम भी कहते हैं, कई सिक्योरिटीज होती हैं। ये अपने क्लाइंट के को प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है, जिसके हेल्प से क्लाइंट मीट दोज गोल बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द अवेलेबल सेविंग इन अ डाइवर्सिफाइड कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लाइंट क्या करता है, अपना जो भी सेविंग है वो फिर जो फाइनेंशियल प्लानर ने जो एडवाइस किया है कि इन इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करो, फिर क्लाइंट जो है इसमें इन्वेस्ट करता है, और इससे क्या होता है, आपकी जो इनकम है वो ग्रो करती है। तो दिस इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानर। एंड फाइनेंशियल प्लानर और भी काम होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर केवल यही काम नहीं करता। फाइनेंशियल प्लानर टैक्स प्लानिंग में भी आपको सजेस्ट करता है, एसेट एलोकेशन में भी हेल्प करता है, रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, रिटायरमेंट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग, इन सब में भी फाइनेंशियल प्लानर हेल्प करता है। तो इवन फाइनेंशियल प्लानर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी फाइनेंशियल प्लानिंग में, ठीक है। अगर हम इतने पढ़े लिखे हैं, अगर हमें सारी चीजें समझ में आती हैं, तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग खुद कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। बट अगर हम इतने कैपेबल नहीं है, हमें कुछ चीजों पे डाउट है, तो फिर बेटर है हम हेल्प लें फ्रॉम सम एक्सपर्ट क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल। एक एक्सपर्ट क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल जिन्हें फाइनेंशियल प्लानर कहते हैं, उनकी हेल्प लें कि हमें किस टाइप का, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट गोल अगर डिफाइंड है, तो मुझे किस टाइप के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि मैं अपना फाइनेंशियल गोल को क्या कर सकूं, अचीव कर सकूं। तो दिस इज फाइनेंशियल प्लानर, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेविंग्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक इतना पढ़ के रखिएगा। अब हम अगले लेक्चर वीडियो में मिलेंगे, तब तक जितना पढ़ाया है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।